दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के आईटीओ चौक पे है। यहाँ पर प्यारेलाल भवन है। इस प्यारेलाल भवन के अंदर ऑल इंडिया नेशनल कन्वेंशन चल रहा है मजदूरों का। ये मजदूर नए 4 लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का दावा है पुराने 44 श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 लेबर कोड में बदला गया है ताकि मजदूरों को समझ में आए। सरकार जल्द ही इसको लागू करने जा रही है, लेकिन ये मजदूर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात कि लगातार सरकार ये कहती जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन देश हित में है, फिर ये क्यों प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, मेरा पहला सवाल है, आज ऑल इंडिया कन्वेंशन है 4 लेबर कोड के खिलाफ, लेकिन सरकार इसको कह रही है कि ये 4 लेबर कोड आने से 44 श्रम कानून जो हैं वो सरल हो जाएंगे और मजदूरों को समझ में आएगा। फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार का जो चरित्र है पिछले 10-12 साल से जो ये कर रही है, वो अनुभव ये दिखा रहा है कि वो वर्कर के राइट्स को क्रैश कर देना चाहती है। 4 लेबर कोड में कोई वर्कर के प्रति उसमें कोई सरलता नहीं है, बल्कि जो मिले हुए अधिकार हैं वर्कर ने जो अपने संघर्षों से हासिल किए, एक एक को वो कुचल देना चाहते हैं। आप देखिए, मैं हरियाणा से आता हूँ। 5 साल के अंदर अंदर मिनिमम वेज रिवाइज हो जाना चाहिए। अब 10 साल से ऊपर हो चुके, कोई मिनिमम वेज रिवाइज नहीं किया है। 3 साल के अंदर एक्ट के मुताबिक बाकायदा एडवाइजरी बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं, मजदूरों का कोई मिनिमम वेज रिवाइज नहीं किया। इसी प्रकार 8 घंटे जहाँ ड्यूटी थी, आज वहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे ऑलरेडी लागू करना शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि 16 तक भी करवा लें काम। सहमति, नाम सहमति का लेते हैं, वो कुल मिला के मालिकों को छूट दे रहे हैं। ये सारा ये सरकार हर काम सरल करती है, किसानों के लिए भी सरल किया। अब ये जो वक्फ बोर्ड का कर रहे हैं उसको भी सरल कर रहे हैं, और जो ये चुनाव की जो सीटें बढ़ाने घटाने की बात है उसमें भी सरल कर रहे हैं। ये सब मुश्किल काम कर रहे हैं, सरल नहीं कर रहे। और ये कोई नया मसला नहीं है, ये तो 2 साल के करीब हो गए जब से हम इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे किसान कर रहे हैं। जो हमारे 44 कानून थे, हर कानून में पूरी डिटेल का सारा लेके कर्मचारियों मजदूरों अच्छी अपने हक की लड़ाई के लड़के फाइट करता था, लेकिन उन 44 कानून को बिल्कुल गोल मोड़ करके और 4 के अंदर टोटली इसमें पूंजीपतियों का हक की बात है। पहले से जो 44 श्रम कानून थे उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मजदूर संगठन संघर्ष कर रहा है, और उसको ना करके सरकार अपने मन मुताबिक अपने तरीके से 4 से लेबर कोड ले आएगी और उस सोचेगी कि श्रम कानूनों को 44 को मर्ज करके पूंजीपति के हक में, उनके फ़ायदों में, मालिकानों के हक में ये 4 बिल कोड ला दे। तो ये तो मजदूर नहीं सहेगा ना। मजदूर कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि उनकी जो वास्तविक जो आज से नहीं देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद में कानून बने, उन कानूनों को वो नहीं खो सकता। तो असर होने वाला है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ोगे तो हर एक के अंदर इसमें मजदूर वर्ग, मतलब ऐसा है ये कि सीधा सीधा गुलामी है। क्योंकि जो 8 घंटे का हमने ये प्राप्त किया कि हमको 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम करना है, 8 घंटे समाज और परिवार को देने हैं, तो वो सब इसमें ख़त्म होने का है। तो इसमें सिर्फ ये है कि सब कुछ जो मालिक है वो डिसाइड कर रहा है कि आपको कितने घंटे काम करना है, आपको कितने समय तक काम करना है। हम आपको 1 महीने में निकाल दें या आपको 3 महीने में निकाल दें या 15 दिन के अंदर निकाल दें, कोई नोटिस नहीं है,
कोई जो यूनियन है वो उसका संगठन नहीं है, कोई मजदूर आवाज़ नहीं उठा सकता। आज कानून है, उसके बावजूद भी, इतना कानून होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे कि जो मजदूर है वो आज भी रो रहा है। लोगों को वेज नहीं मिल रहा है, मिनिमम वेज की जो हम बात कर रहे हैं, लोगों को वेज नहीं मिल रहा है, और महिलाओं की तो और भी बुरी हालत है। निर्माण मजदूर का इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन उसमें महिलाओं की रोजाना अगर आप देखो तो रोजाना जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं। तो वो कम होने का कारण क्या है? और कहीं पर हैं तो उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पे कोई भी क्रैच नहीं है किसी भी साइट के अंदर, और उनको टॉयलेट की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, लेबर चौक जहाँ पर लेबर खड़ी हुई है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो हम कैसे बोलें कि ये लेबर कोड आने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा? आप बिजली सेक्टर से हैं, बिजली सेक्टर में स्मार्ट मीटर का विरोध भी चल रहा है। ये जो लेबर कोड बिजली सेक्टर पे किस तरह का असर डालेंगे? अभी बिजली सेक्टर में जो मौजूदा ग्राहक है, करोड़ों ग्राहक है, और ये सभी ग्राहक के मीटर जो पुराने मीटर है वो एक साथ बदल के स्मार्ट मीटर वो लगाना चाहते। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी तो ग्राहक के घरों में लगे हुए मीटर ये स्मार्ट ही है, खाली उसको प्रीपेड बनाया जा रहा है। अब उपभोक्ता को ये अधिकार है, बिजली कानून 2003 में ये अधिकार दिया हुआ है कि वो मीटर स्मार्ट लगाए, प्रीपेड लगाए, पोस्टपेड लगाए। इस मीटर के लगाने से ग्राहक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और ये जो सरकार लगाना चाहते तो इसके लिए जो निजी घराने हैं जो आगे आ रहे हैं लगाने के लिए, वो कोई समाज सेवा के लिए नहीं आ रहे। इसको मीटर लगा के मुनाफा कमा के वो जो जितना भी प्रॉफिट का सेक्टर है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। क्योंकि बिजली के जो संगठन है वो 2014 से नया जो संशोधित कानून लाना चाहते हैं उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया। अब सरकार वो कानून नहीं पास कर रही, तो सरकार ने ये तय किया कि इस माध्यम से चाहे बिजली का समांतर वीज वितरण का परवाना हो, फ्रेंचाइजी हो, या नया ये प्रीपेड मीटर का जो उन्होंने एजेंडा अभी लाया है, इस माध्यम से वो बिजली उद्योग को निजी उपभोक्ताओं के हाथों में सौंपना चाहते। तो कानून जब ये श्रम कानून बदल जाएंगे, तो श्रम कानून जब बदल जाएंगे, जो परमानेंट वर्कर्स है 15 लाख के करीब ऊपर, तो ये पूरे परमानेंट वर्कर भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की संज्ञा में आ जाएंगे। जो निजी घराने हैं जो वेतन देना चाहेगा वो वेतन पे रहना पड़ेगा, नहीं तो घर जाना पड़ेगा। तो पूरी तरह से ये असर है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मुंजाल में आप लोग सब जॉब करते हैं, उसमें क्या ठेके पे या कॉन्ट्रैक्ट पे मजदूर को रखा जाता है क्या? ठेके पे 80% ठेकेदारी प्रथा है, और जहाँ तक कि जो छोटे ठेकेदार हैं उनको जो हरियाणा मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिलता है। और आज श्रम विभाग क्या कर दिया, श्रम विभाग की जो हाथ में कुछ पावर ही नहीं है, बिना अप्रूवल के, बिना चंडीगढ़ से सीनियर पर्सन श्रम मंत्री के अप्रूवल बिना वो किसी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकता, एंट्री नहीं कर सकता। तो किसके पास से जाएगा श्रमिक? हैं लंबित पड़े 12-13 साल से लेबर कोर्ट में खाली पड़े हैं, जज नहीं वहाँ पे, लेबर के सिविल के जज बैठा देते हैं, 3-3 महीने से कोई आता नहीं है, 13-13 साल से पेंडिंग पड़े, कहाँ फाइट करेगा मजदूर बताओ? एक सवाल वो समझना है, जैसे यहाँ एक बात कही जा रही है कि ये जो भी आंदोलन होते हैं उसे सरकार दबा देती है, लेकिन हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ सरकार ने ऐसे दबाई हुआ आंदोलन हो? ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश के अंदर। अगर आप देखा जाए, जो कहते हैं कि बहुत बड़ा लोकतंत्र है या आंदोलन किया जा रहा है, मतलब मौका दिया जाता है। पहली बात, अगर आप देखेंगे जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, पूरे दुनिया में फैल गया वो आंदोलन, पूरे देश में फैल गया, उसको किस तरीके से सरकार ने दबाया। पहले जब हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते थे, मंडी हाउस से जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते थे, मजदूर वर्ग की मांगों को उठाते थे, जो भी हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ अपनी बात को कर सकते थे। लेकिन अगर देखेंगे तो किसी प्रकार का प्रोटेस्ट, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि जब फिलिस्तीन में हमला हो रहा था उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। आप महिला दिवस अगर मनाने के लिए परमिशन लेते हैं तो परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। कौन कह रहा है कि सबको परमिशन है कि सबको धरना प्रदर्शन करने का? सारे प्रदर्शन को, सारे धरने को बैन कर दिया गया है। मजदूर किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो आपने कहा कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक तरीके पूंजी तंत्र है। हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, इजारेदार घराने, ये उनका तंत्र है। इसलिए तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और मजदूर वर्ग धीरे से दिन पे दिन दबता जा रहा है, दिन पे दिन उसको और भी दबाया जा रहा है। तो ये रियली पूंजी तंत्र है। हमारे देश की जो सरकार चुनी जाती है, हमारे देश के पूंजीपति चुनते हैं।
संसद जो चलती है हमारे देश के पूंजीपति चलाते हैं, यहाँ की न्याय व्यवस्था जो चलती है हमारे देश के पूंजीपति चलाते हैं, तो कहाँ लोकतंत्र है। सर एक बात और समझिए, जैसे बैंक को हम देखिए वो भी वैकेंसियों को लेकर रिक्वायरमेंट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे और भी संस्थान हैं जो रिक्वायरमेंट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि वहाँ पे पद खाली हैं जहाँ पे वैकेंसियाँ नहीं हो रही। क्या बिजली में भी ऐसा कुछ है क्या? हमारी मांग वही है ना, जो हजारों पद बिजली के उपभोक्ता को सेवा देने के लिए निर्माण किए गए थे, सालों साल भरे नहीं जा रहे। और रिक्त पड़े श्रमिक संगठन बिजली के हो या और क्षेत्र के बार बार मांग करते कि आप रिक्त वैकेंसियाँ भरी, और जो रिक्त वैकेंसियाँ नहीं भरी जाती, जो मंजूर पदे नहीं भरी जाते और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेबर नियुक्त किए जाते, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी शोषण हो रहा। केंद्र सरकार ने कोई मिनिमम वेज उनके लिए तय नहीं किया, कई राज्यों में मिनिमम वेज तय किया तो इम्प्लीमेंट नहीं हो जा रहा। आर्थिक सामाजिक शोषण वो मजदूरों का हो रहा है, और काम बराबरी का काम वो जो परमानेंट वर्कर है उनके साथ लिया रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है समान वेतन समान काम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी केंद्र सरकार नहीं कर रही। तो जो हालात है, जो हालात ये परमानेंट पोस्ट को नहीं भरना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का शोषण करना, तो ये पूरे निजी घराने के सपोर्ट में पूरी ये चीज़ें जा रही है। यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन देश के विरुद्ध है, लेकिन सरकार का दावा बार बार रहा है कि प्राइवेटाइजेशन देश हित में है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, जो प्राइवेटाइजेशन है वो हमारे देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इजारेदार पूंजीपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये उनके हित में है। वो नीतियाँ लागू करने से जब 1990 में जब इसको लागू किया गया, तब से लेके आज तक हमारे देश के पूंजीपति और मोटे बने हैं। जो संस्थान हमारे देश के मजदूर मेहनत कशों के खून से बनाए गए थे, खून से सींचे गए थे, पसीने से सींचे गए थे, आज वो फल फूल रहे हैं। तो हमारे देश की सरकार, जो भी सरकार है, वो उनको सस्ते दामों पे या फ्री में कहें तो उनको सौंप रही है। और ये निजीकरण उदारीकरण का ये देन है कि जो भी हमारा रेलवे है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे वो बैंक हो या LIC हो या एयरलाइंस हो, सब जो हमारे देश की संपत्ति थी, हमारे देश के मजदूर किसानों के मेहनत से बनी थी, वो उसको उठा के बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि जब निजीकरण होगा किसी भी चीज़ का तो उसमें कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होगा, और वो हमारे देश के पूंजीपतियों को और मोटा बनाने के लिए और मुनाफा बनाने के लिए दिया जा रहा है। देखिए, हमारा मानना है निजीकरण टोटली जो होता है वर्कर राइट्स के खिलाफ है। जब पूंजीपति देश के अंदर बड़े रूप में आते हैं तो वो अपने हिसाब से व्यवस्था को बनाते हैं, अपने हिसाब से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को करते हैं, वो फंडिंग करेगा, अपने हिसाब से नेताओं को जितवाएगा, उसी तरीके से प्रमोशन होगा, उसी तरीके से मीडिया हाउस खरीदोगे, उसी तरीके से टीवी चैनल चलेगा, उसी तरीके से फिर आप बिल लाओगे और आप कहोगे साहब सोशल मीडिया जो है वो नहीं चलना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे यूट्यूब पे क्या डाला जाए क्या ना डाला जाए, हम सेंसर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। आज जो है हम जिस संस्थान में काम करते हैं, BHL में जिस काम में करते हैं, उसमें लगभग 75,000 आदमी काम करते थे। अब 75 को 3 से गुना कर लीजिए, उतने लोग जो है इस देश में जो आज जो मतलब बिजली है वो 60% जो है BHL की देन है। मतलब उसके बावजूद भी जो है ये जो निजीकरण करने की जो उनकी प्रक्रिया है वो ऐसी है कि एक निजी आदमी को जो है सौंपने की साजिश है। उससे एक जो है पूरे देश का विकास नहीं होगा, आम जनता का विकास नहीं होगा, एक पूंजीपति का विकास होगा। हम इसलिए जो है इस निजीकरण के खिलाफ है और इसका विरोध करते हैं। और देश की पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं वही इस देश में जो सबसे बड़ा रोजगार देने का जो साधन थे वो ये थे, और ये चाहते हैं कि इस देश के लोगों को रोजगार ना मिले, इसलिए उनका अटैक जो है पब्लिक सेक्टर के उद्योगों पर है जो है। हाँ, इसको जो है बेरोजगारी का बढ़ाने का तरीका है, और जो है मतलब पूरे पब्लिक सेक्टर में जितने भी हमारे देश के पब्लिक सेक्टर हैं उनको निजीकरण के माध्यम से उनको जो है मतलब जो है डाउन में लाया जाएगा और फिर पूंजीपतियों को दिया जाएगा, जिससे जो है न देश का डेवलपमेंट होगा, न देश की संपत्ति बढ़ेगी और निजीकरण को फायदा होगा। रेल है, बैंक है, बीमा है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, ये जितना भी बनाया गया ये जनहित के लिए, जनता के कल्याण के लिए बनाया गया, ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, ये देश की जनता की, आम जनता की भलाई के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, सब तो निजीकरण हो रहा है।
जब तक देश में पब्लिक सेक्टर, समाजवादी सोच और समाजवादी विचार आगे नहीं बढ़ेगा, पूंजीवादी व्यवस्था जनता के लूट और शोषण और मुनाफे के लिए है, वो जनता की भलाई के लिए नहीं है। इस समय लोगों के सामने, मजदूरों के सामने क्या विकल्प है? देखो, मजदूर वर्ग के सामने सिर्फ एक विकल्प है। इस पूंजी तंत्र का विकल्प ये है कि सब मजदूर, किसान, मेहनतकश, देश के आम आवाम मिलके इस निजीकरण, उदारीकरण का विरोध करें। और ऐसे वो जो हमारे सामने एक सबसे बड़ा भ्रम ये है कि एक पार्टी को अगर हटा दें और दूसरी पार्टी को बिठा दें तो उससे लगता है कि कुछ परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन पिछले 77-78 सालों में, यानी कि 1947 से अगर आज तक देखेंगे, जो भी पार्टियां आई हैं, जो मजदूर वर्ग पे हमले थे वो कभी नहीं रुके हुए। कहने का मतलब यही है कि हमारे देश के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि वो हमारे देश के पूंजीपति, जो बड़े बड़े इजारादार हैं, वो पूंजीपति राज करते हैं। ये बहुत क्लियर हुआ जब बॉन्ड साफ हुआ, जब चुनावी बॉन्ड का खुलासा हुआ। ये अभी खुलासा हुआ, लेकिन पहले से हमारे देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनका अपना एक इलेक्शन का फंड होता है। एक इलेक्शन के लिए फंड देने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। हमने देखा कि अरबों अरबों रुपए ये पूंजीपति को सरकार को बनाने के लिए, मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने खर्च किया। इसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए खर्च करते हैं। तो वो जब पावर में आते हैं तो किसके लिए काम करेंगे? ये वही नीतियां हैं जो निजीकरण, उदारीकरण की नीतियां रही हैं। ये सारी पार्टियां उसको निरंतर लागू करती रही हैं और मजदूर वर्ग पर हमले बढ़ाते रहे हैं। और इसको अगर हराना है तो हम सब ट्रेड यूनियनों को मिलके, सब किसान संगठनों को मिलके, सब और तरीके के जो फेडरेशन है, सबको मिलके एक विकल्प पेश करना पड़ेगा कि मजदूर वर्ग को विकल्प पेश करना पड़ेगा और मजदूर किसानों को पावर में लेके आना पड़ेगा, ताकि वो जो नीतियां हैं वो हमारे देश के मजदूर किसानों के लिए बनाई जाए। हमारे देश के एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें चयन करने का अधिकार मजदूरों के पास हो, प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मजदूरों के पास हो, किसानों के पास हो, मेहनतकशों के पास हो। तब जाके हम रियली में इस देश के अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस राष्ट्रीय कन्वेंशन में आए तमाम लोगों की बातों को सुना। सभी ने अपनी बातों में कई चीज़ों को बार बार दोहराया। पहली बात तो ये कि 4 लेबर कोड सरकार जो लेके आई है, बेशक वह कह रही है कि इसको सरल बनाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों को गुलाम बनाने की एक नीति है। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार बार बार कहती है कि प्राइवेटाइजेशन लोगों के हित में है, राष्ट्र हित में है, इन्होंने बार बार समझाया कि प्राइवेटाइजेशन जिस भी सेक्टर में होता है उसके कई उदाहरण देकर उन्होंने समझाया। प्राइवेटाइजेशन जब होता है वो सिर्फ मुनाफा बनाने के लिए, चंद घरानों की तिजोरियों को भरने के लिए किया जाता है। चाहे वो बिजली सेक्टर हो, रेलवे हो या BSNL हो, ये तमाम सेक्टर को हमने बारीकी से देखा है। इसी चीज़ के अनुभव को देखते हुए ये बार बार कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगना चाहिए और इसको तुरंत सरकार को रोकना चाहिए। अब देखना तो ये होगा कि आने वाला 20 मई का जो विशाल देश भर में हड़ताल होने वाली है वो किस हद तक सफल होती है और उस सफलता के बाद सरकार का क्या रुख होगा, ये भी देखने की बात है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।